हे काढून चार्जर लावायचं का? हां, हे सेलचं बॅटरी काढून चार्जर लाव. अरे चार्ज झाल्या तरी या मग चेंज कराव्या लागतील ना, या चार्ज नाही आहे ना. हां, ते काढून कोण चार्जर लावतं मला कळलं नाही. हां, ते काढून कोण चार्जर लावतं लखन? आपण किती दिवसापासून अकॅडमीत कामं करतोय रे. हां, हे चार्ज नाही आहे काही, हे लावा कशाला. क्लास म्हणून ठीक आहे, ते एकदा हे झाले सुरू की पुरणार का? हॅलो हॅलो हॅलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो 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 हेलो. हां, मागणं फक्त त्या टीव्हीचा आवाज वाढवा एकदा. हॅलो हॅलो हॅलो. हॅलो हॅलो, मी जेवढा सांगतो तेवढाच वाढव. हॅलो हॅलो, थांब एक मिनिट. हॅलो 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 हॅलो, आवाज येतोय? ठीक आहे, तेवढाच ठेव. हॅलो हॅलो हॅलो. थोड़ा सा इको होगा, इतना चलेगा ना? थोड़ा कमी करे कि नहीं? हेलो हेलो हेलो, ठीक है, राहू दे. आवाज आ रही है क्लियर एकदम? लाइव स्ट्रीम में आवाज आ रही है? कृपया एक बार कंफर्म कीजिएगा प्लीज सब जन. एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म, लाइव स्ट्रीम में क्लियर आवाज आ रही है क्या? यस और नो? चल स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ओके. सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग एवरीवन. बोलो गुड आफ्टरनून जरा जीवन में. चलो स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से. आज हम जाने वाले हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली. लास्ट लेक्चर मेरा हुआ था कुछ 4-5 दिन पहले, उसके बाद मैं क्या बोलूं, अभी ऐसी नजर लगी है 4 दिन के लिए, ऐसा बीमार हो गया था. नाउ वी आर बैक फॉर द लॉ, ठीक है, और अभी से वी विल ट्राई कि अपने सभी लेक्चर्स रेगुलर हो, ठीक है. लास्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक्स ऑफ लॉ के साथ में शुरू किया था, और हमने सिर्फ एक ही सवाल तब एंटरटेन किया था कि लॉ का मतलब क्या होता है, लॉ का मकसद क्या होता है, और लॉ कब आया था. तो सबसे पहला लॉ हमारा जो आया था वो आया था, कब आया था बोले एक बार सब जन? इन इजिप्टिशियंस के ड्यूरेशन में आया था. और वो जो लॉ था वो कितने बीसी पहले आया था बताओ?
3000 BC के पहले। 3000 BC के पहले लॉ आया था और हमने उसको इंप्लीमेंट किया था, और फिर उसके बाद में हमने देखा था कि लॉ बनाने की जरूरत क्या है। इसके लिए हमने इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का एग्जांपल लिया था, और इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट का ईयर कौन सा बोले एक बार उसे 1988। और उसके अंदर हमने देखा था कि हम लॉ क्यों बनाते हैं। मुझे बताओ, लॉ सिर्फ ऐसे टाइम पास करना इसलिए बनाते हैं या क्या जरूरत होती है लॉ की? फटाफट बताइए सब जन, लॉ की जरूरत क्या होती है, क्यों बनाते हैं हम लॉ? जब किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या पब्लिक को डैमेज होता है, क्या होता है बोले एक बार, डैमेज, तो हम लॉ बनाते हैं। और वो लॉ सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। क्या के ऊपर डिपेंड होता है बोले एक बार? सिचुएशन। सिचुएशन लॉ डिमांड करती है, इसलिए हम लॉ बनाते हैं। और लास्ट लेक्चर हमने सस्पेंस के अंदर कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि भैया सिचुएशन बेसिस पे लॉ होते हैं, पर ऐसे अभी तक के लॉस कौन कौन से हैं जो सिचुएशन बेसिस पे होते हैं, और सिचुएशन बेसिस पे हमने उन लॉस का देखना बाकी था। कुछ याद आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो उसके आज हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं कि ऐसे सिचुएशन बेसिस के कौन से लॉज होते हैं जिनको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। कॉन्सेंट्रेट करना अच्छे तरीके से, पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। लेक्चर के साथ में शुरू करते हैं। ओके, गुड आफ्टरनून लाइव स्ट्रीम में सभी के सभी को। ठीक है, आवाज एकदम अगर क्लियर आ रही है तो बेस्ट चीज है, आ जाइए जीवन में। सो आज हम एक ऐसे लॉ का एग्जांपल देखने जा रहे हैं जो सिचुएशन के बेसिस पे हमने शुरू किया था और फिर भी कंसिस्टेंटली हमारा कंटिन्यू हुआ है। और ऐसा लॉ कौन सा है, आ जाइए। और ऐसा लॉ कौन सा है उसका सबसे पहला एग्जांपल अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, एक दरवाजा खींच लीजिएगा मैम सिर्फ प्लीज। ऐसा लॉ हमने जो सिचुएशन बेसिस पे शुरू किया था और जिसको आज हम देखने वाले। मुझे एक बात बताओ, कभी तुमने भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है? भोपाल गैस ट्रेजेडी सुना है कभी? भोपाल गैस ट्रेजेडी इंडिया में भोपाल, अच्छा भोपाल सिटी तो पता है मध्य प्रदेश के अंदर, सबको आइडिया होगा, हाँ है ना? इंडिया में भोपाल नाम की सिटी है, और भोपाल नाम की सिटी में एक कंपनी थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी। कौन सी कंपनी बोले एक बार जैसे? यूनियन कार्बाइड। और वो यूनियन कार्बाइड कंपनी केमिकल फैक्ट्री थी, और वो अलग अलग टाइप के केमिकल्स बनाया करती थी। क्या बनाया करती थी बोले एक बार? केमिकल्स। और अलग अलग टाइप के उन केमिकल्स के वजह से एक बाय प्रोडक्ट उनका क्रिएट होता है। व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? जब आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो तो एक सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट निकलता है। यू कैन से स्क्रैप ऑल्सो, मतलब हर बार बाय प्रोडक्ट स्क्रैप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपने फलेरो नाम का वो ये देखा है चॉकलेट, बीच में बहुत फेमस हुआ था, जेली चॉकलेट आता था फलेरो, खाया भी होगा, बम एकदम पेल पेल के। हाँ, अभी आजकल दुकानों में ऐसा ही होता था, महाराष्ट्र में तो कम से कम ऐसा होता था, मुझे पूरे इंडिया का तो आइडिया नहीं है, कि लोग जब चिल्लर मांगने जाते तो दुकानदार फलेरो थमा देता था 4-5 कि खा लो जीवन में। हाँ है ना? अब फलेरो चॉकलेट जब आप बनाते थे तो आपको शायद नहीं पता, फलेरो की गोलियां, मतलब वो जेली चॉकलेट था तो जेली का पूरा लादी था। आ जाइए फटाफट बैठो। जेली का पूरा लादी रहता था, उसमें से चॉकलेट वो क्रेव करके निकालते थे, चॉकलेट वो ढूंढ के निकालते थे, और जो उसका बचा हुआ वेस्ट मटेरियल होता था वो एक बॉक्स में पैक करके उसको अलग से बेचते थे, उसको शुगर कोट करते थे और अलग से बेचते थे। आपने कई बार जेली देखी होगी, जो जेली शुगर कोटेड आती है, मैप्रो कंपनी का होता है। सो व्हाट इज बाय प्रोडक्ट? मतलब आपका मेन प्रोडक्ट छोड़ के कोई अगर एंसिलरी चीज बन रही है तो। क्लियर है? जैसे इसका एक और एग्जांपल, दाने से तेल निकलता है, राइट? पीनट से तेल निकलता है, खाते हो तेल? बोलो अरे हाँ है ना, लाइव स्ट्रीम में भी तेल खाते होंगे, हाँ है ना? सो दाने से तेल निकलता है और उसका एक बाय प्रोडक्ट होता है ढेप। आपने सुना होगा कि तेल निकालने के बाद में जो बचता है मोलासिस, ठीक है, उसे ढेप कहते हैं। वो नॉर्मली जो कैटल्स होते हैं ना, गाय भैंस वगैरह, उनके खाने में यूज होता है। क्लियर है कंसेप्ट? उसी तरीके से जब यूनियन कार्बाइड कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चर किया करती थी, क्या मैन्युफैक्चर किया करती थी? केमिकल। तो उस केमिकल का बाय प्रोडक्ट निकलता था एक मिथिल आइसोसाइनाइड नाम का सब्सटेंस। कौन सा नाम का बोले एक बार? मिथिल आइसो। अब साइनाइड अगर मैं बोलूं ना, ये छोटी सी स्टोरी है भोपाल की। साइनाइड इतना भयंकर जहर है कि कोबरा भी इसके सामने फीका है भाई। 4-5 कोबरा तुमको काट लिए तो तुम्हारी मौत हो सकता है 5-6 घंटे बाद हो। अगर तुमको मिथिल आइसोसाइनाइड के जहर से ऐसे सुई चुभोई गई तो अगले 2 मिनट के अंदर तुम परलोक सुधार जाओगे। 2 मिनट के अंदर। इट इज दैट स्ट्रॉन्ग जहर। और ये जो यूनियन कार्बाइड कंपनी थी, ये बाय प्रोडक्ट स्क्रैप में मिथिल आइसोसाइनाइड बना रही थी, मतलब फैक्ट्री ही मिथिल आइसोसाइनाइड बना रही थी। तो उस फैक्ट्री ने मिथिल आइसोसाइनाइड को जमा करके रखा। क्या करके रखा बोले एक बार? उसे जमा करके। और एक दिन एक रात ऐसी आई, 2-3 दिसंबर 1984,
तुम्हारे और मेरे जन्म के बहुत पहले, मेरे भी जन्म के बहुत पहले एक दिन ऐसा आया जब ये मिथुल आइसोसाइनाइड नाम का सब्सटेंस लीक हो गया। क्या हो गया बोले एक बार, उसे लीक हो गया और गैसेस फॉर्म में लीक हुआ भोपाल में। आपको यकीन नहीं आएगा, 4000 लोग रातों रात मर गए, क्योंकि जहर इतना पोटेंट था कि सांस ली वो आखिरी सांस बन गई। 4000 लोग रातों रात मर गए। ठीक है, वहां से लेके अभी तक के 40 से 50,000 लोग मिथिल आइसोसाइनाइड से मर गए उस वजह से। 40 से 50,000 लोग उस वजह से मरे हैं। नियरली आप ऐसा कह सकते हो 1,000 लाख के आसपास लोग परमानेंटली डिसेबल हुए हैं और नियरली 5 लाख लोग इसके चपेट में टेम्पररी डिसेबल हुए हैं। 1983 में हादसा हुआ था, वो अभी उनकी सेकंड जनरेशन को भी असर कर रहा है। और मतलब बात इतनी खराब है कि भोपाल में उस कंपनी का जो मिथिल आइसोसाइनाइड सब्सटेंस था, एंड में वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते तो उन्होंने भोपाल के जमीन में उसको दबा दिया। अभी भी 20 मेट्रिक टन का मिथिल आइसोसाइनाइड ये जमीन में दफन है। और जमीन के जो वाटर सोर्सेस होते हैं ना, जमीन के अंदर से पानी बहता है, अपन उसमें वो हपशी निकालते हैं, हैंडपंप, ठीक है, हपशी निकालते हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो उसमें वो जहर घुल मिलके अभी भी पानी के थ्रू बाहर आ रहा है उस स्पेसिफिक लोकेलिटी के अंदर। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये हादसा हुआ मिथिल आइसोसाइनेट वाला भोपाल में, तब इंडिया में, आपको यकीन नहीं होगा, इंडिया में ऐसा कोई लॉ नहीं था जो इनको पिनलाइज कर पाए। हादसा कब हुआ, एक बार डेट देखो, हादसा कब हुआ? 2-3 दिसंबर 1984 को। आपको पता है इसके ऊपर लॉ कब बनाया गया? इसके ऊपर लॉ बनाया गया 1985 में। कब लॉ बनाया गया बोले एक बार? 1985। सो भोपाल गैस ट्रेजेडी, द भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम्स एक्ट। ठीक है, कि भोपाल गैस का ऐसा नहीं है भाई कि 84 में हादसा हुआ तो उसके पहले लॉ रेडी था। शर्म की बात यह है कि इंडिया में सबसे पहला लॉ, ऐसा ट्रेजेडी के ऊपर का सबसे पहला लॉ, यह बना 85 में हादसा होने के बाद। हादसा पहले हुआ, लॉ बाद में बना। इससे हमको एक चीज भाई साहब समझ में आती है, क्या? कि लॉ बनने के पहले क्या आता है बोले एक बार? सिचुएशन। सब जन बोलो, लॉ बनने के पहले क्या आता है? सिचुएशन। सिचुएशन लॉ को डिमांड करता है और उस वजह से लॉ बनाया जाता है। देखो 84 में भाई साहब हादसा हुआ है और 85 में लॉ आया है। मजाक की बात नहीं है ये। 84 में हादसा हुआ और 85 में लॉ आया, मतलब पहले सिचुएशन क्रिएट हुआ था और उस वजह से लॉ गठन किया गया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो यस और नो। तो ये चीज को आपने याद रखना। अभी इतना सारा थ्योरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ इतना कीजिए कि नीचे हमने उस दिन पैराग्राफ लिखा था सबने, हाँ है ना, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके नीचे सिर्फ ये लॉ का नाम लिख के रखिए। ठीक है, सिर्फ ये लॉ का नाम लिख लीजिए। गो फॉर इट फास्ट। एक बार कैमरा ठीक कर लेता हूं। लिख लिया सबने लॉ का नाम? बोलो हाँ है ना? एवरीबॉडी यस और नो? बहुत बढ़िया। सो लॉ का नाम लिखा तो उसके नीचे छोटा सा नोट लिख लीजिए लॉ के नाम के नीचे। द भोपाल गैस ट्रेजेडी, द भोपाल गैस ट्रेजेडी which took the life of 4,000 people in a night, of 4,000 people in a night. Bhopal gas tragedy which took the life of 4,000 people in a night and 10,000 people in a day, sorry, till now, and 10,000 people till now, 10,000 people till now, is
इज नहीं, माय मिस्टेक, सॉरी, इज नहीं, इट इज पास्ट टेंस, सो वॉज करना, इसको कट करना, वॉज occurred in December 1984, was occurred in December 1984, and 5 lakh people are affected till date, and 5 lakh people are affected till date, and 5 lakh people are affected till date. But as you can see, the law came in 1985. But as you can see, the law came in 1985. Nearly 8 to 9 months after a tragedy. Nearly 8 to 9 months after a tragedy. चलो डन एवरीबॉडी, बोलिए हाँ है ना। चलो बहुत बढ़िया। ये होने के बाद मैं एक और एग्जांपल देना चाहूंगा। हम किस चीज का एग्जांपल देख रहे हैं, मुझे एक बार बताइए प्लीज, किस चीज का एग्जांपल देख रहे हैं? लॉ एवे नहीं आता, लॉ का के ऊपर आता है सिचुएशन। एक और एग्जांपल देता हूं, डाउरी सुना है? डाउरी, हुंडा, हुंडा सुना है ना? हाँ है ना? लड़कियों से हुंडा मांगा जाता था, बोले सर नो। लड़कियों ने हुंडा नहीं दिया तो मारा पीटा जलाया जाता था। अभी इनवर्स पोजीशन हुई, अभी लड़कों से मांगना चाहिए। अरे बोलो ना हाँ या ना? अरे नहीं तो लड़कों को टंगाओ, मारो, जिंदा जलाओ, ये सर नो। इधर देखो कितनी खुशी हो रही है जीवन में, हाँ या ना? तो भाई साहब डाउरी मतलब हुंडा, ये पहले बहुत, मतलब इंडियन ट्रेडिशन में डाउरी ये बहुत प्रचलन में था। ऐसा नहीं है डाउरी अभी अभी बना 1900 में, आप देख सकते हो डाउरी का लॉ का ईयर आप देख सकते हो, नियरली 1961 ईयर है। दिख रहा है सबको? हाँ है ना? अब मुझे एक बार बताओ, डाउरी क्या 1961 में आया था कि एकदम 1960 में डाउरी आया? नहीं, 1960 में लोगों ने बहुत दहेज दे दिया एक दूसरे को, पूरे देश को लूट लिया, और उसके बाद में एकदम से 61 में तुमने लॉ बनाया। ऐसा हुआ था क्या? जोर से बोलो यस और नो। डाउरी कब से चल रहा है? अकबर बादशाह ने जब जोधा रानी से विवाह किया था तो ऐसा कहा जाता है वो 100 हाथी 50-60 घोड़े, समझ में आ रहा है? 100 घोड़े 50-60 हाथी, फिर कितनी तो भी पालखियां भर भर के सोना, ये सब जोधा रानी के पप्पा ने अकबर बादशाह को भेंट में दिया था। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? हाथी घोड़े का आदमी ने किया क्या होगा, बट जो भी है, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि डाउरी की ये प्रथा राजाओं महाराजाओं के जमाने से चल रही है। ऐसा ही नहीं, सिर्फ मुगल साम्राज्य में नहीं, मराठा साम्राज्य में भी, जहां पे शिवाजी राजे या तो फिर बाकी राजाओं का भी बात चल रहा था, उतने बड़े पैमाने पे नहीं, पर डाउरी होता ही था। होता था या नहीं होता था? बोलो है ना? और डाउरी की प्रथा नॉर्मली तब इस वजह से शुरू होती थी क्योंकि तब लोग शादी करने के लिए 2-2, 4-4 राज्य दूर जाते थे, और वो भी घोड़े पे बग्गी के ऊपर जाते थे, और आते वक्त उनको इतना समय लग जाता था तो बीच में कभी उनको रुकना पड़ा, रात को कहीं उनको रहना पड़ा, तो उनके राजा की सुविधा की सब चीजें हो, उतनी सुविधा की चीजें लड़की वाले दिया करते थे कि भाई आप शादी करने के लिए 2-4 राज्य दूर से हमारे यहाँ पे आए हो, आपको जाने में 5 दिन लगने वाले हैं, और आप राजा हो। अब ऐसा तो होगा नहीं ना, राजा शादी करके आया, नई बेगम को लेके आया तो जमीन पे सोया पड़ा है, ऐसा तो नहीं होगा ना, सब एक लाइन में जमीन पे सोए पड़े हैं रात को, ऐसा तो नहीं होगा। तो राजा की सुख सुविधा की जितनी चीजें उसको लगती थी एज अ रिस्पेक्ट, उतना एज अ डाउरी करके उसको दिया जाता था। पर वो चीज बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई जीवन में, पर वो चीज चलते चलते इतनी बढ़ गई कि लोगों ने डाउरी को एकदम मेन स्ट्रीम बिजनेस ही बना लिया कि बेटा अगर ग्रेजुएट है तो भैया 1 करोड़ लेंगे, बेटा पोस्ट ग्रेजुएट है तो 5 करोड़ लेंगे, बेटा अगर उसके ऊपर है तो पूरी फैमिली को ही रख लेंगे। बोलो हाँ है ना? होता था या नहीं होता था? तो ये चीजें राजाओं महाराजाओं से चल रही है, पर डाउरी के ऊपर एक्ट देखो कब आया है, 1961। तो सिचुएशन तो कब से है, मतलब डाउरी एक्ट तो बेटा अकबर बादशाह, बिलबर वगैरह, शिवाजी राजे, इनके जमाने में ही लग जाना चाहिए था, पर तब उन चीजों की जरूरत थी। पर अभी समय चेंज हुआ, ट्रैक चेंज हुआ, आज आदमी से 1 दिन की छुट्टी डालता है कंपनी से, खुद की शादी रहती है तो भी, बोलो हाँ है ना? खुद की शादी होती है, आदमी 1 दिन की छुट्टी डालता है, सवेरे की फ्लाइट पकड़ता है, दोपहर को शादी करता है, शाम को बीवी लेके घर वापस आ जाता है। अरे बोलो हाँ है ना? अब उसको काहे के डाउरी जीवन के अंदर
बोले सर, तो इस रीजन की वजह से डाउरी प्रोहिबिशन करना जरूरी था। और मेन तकलीफ डाउरी से नहीं थी, मेन तकलीफ थी हुंडा के वजह से जो लड़कियों को अत्याचार सहना पड़ता था, जो लड़कियों की फैमिली को अत्याचार सहना पड़ता था, उसकी तकलीफ थी। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना। और अभी हाईकोर्ट के इसके ऊपर डिसीजन है, आपको शायद पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बताना चाहूंगा। फेस टू फेस लाइव स्ट्रीम सबने अच्छे से सुनना। डाउरी एंड वॉलेंटरीली गिफ्ट देना, इसमें डिफरेंस है बच्चों। डाउरी मतलब आप शादी करते वक्त जबरदस्ती कुछ डिमांड कर रहे हो कि मेरा बेटा ग्रेजुएट है, मैं मर्सिडीज के नीचे बात नहीं करूंगा, या मेरा बेटा मेरा बेटा चार्टर्ड अकाउंटेंट है मैं मर्सिडीज के नीचे बात नहीं करूंगा। या लड़की भी बोल सकती है आज के डेट में, तो मैं लड़की के लिए लड़की के पापा बोल रहे हैं मेरी बेटी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रोल्स रॉयस के नीचे बात नहीं होगी जीवन भर में इतना तो कमा के दे ही देगी तुमको, है ना। तो ऐसी चीजें अगर डिमांड में आप डालते हो, एज अ कंडीशन टू वेडिंग डालते हो, तो डाउरी माना जाता है। पर समझो लड़के लड़की की शादी हो रही है, लड़की के घर वाले अच्छे, लड़की के घर वाले भी तगड़े हैं, और लड़की के पापा ने बाय सेंटिमेंट एकदम मतलब एकदम रोते धोते लड़की को निकाल के खाली रोल्स रॉयस की चाबी दे दी, रख ले बेटी, जा जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। समझ में आ रहा है? हाँ है ना। ऐसा अगर हुआ, वो दिल वाली दुल्हनिया में होता है ना, उसको काजोल को बोला था पप्पा ने, जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी, और उसको ट्रेन गिफ्ट कर दी थी, इसलिए वो ट्रेन में चढ़ गई ना बाद में, हाँ है ना। सो बेसिकली ट्रेन नहीं गिफ्ट की थी, तो अजीब मत सोचना सर ये कब हुआ बोले। सो बेसिकली अगर लड़की को उसके डैड ने वॉलेंटरीली गिफ्ट दे दिया, मन मर्जी से गिफ्ट दे दिया, खुद की खुशी से गिफ्ट दे दिया, क्योंकि लड़की से बिछड़ा जा रहा है, एक अच्छा सा गिफ्ट देके, या दामाद बहुत अच्छा मिल गया इसलिए उसको सोने की चेन दे दी, ठीक है, देते अंगूठी सोने की चेन उसको दे देते हैं, ठीक है, कि उसका शादी के बाद नींद चैन सब छिन जाने वाला है ना। तो ऐसे सिचुएशन में उसको अगर सोने की चेन वगैरह दे रहे हैं, वॉलेंटरीली दे रहे हैं, तो हाईकोर्ट का डिसीजन है, इसको डाउरी नहीं माना जाता। अ कंसिडरेशन प्री कंडीशन टू द वेडिंग, सब जन बोलो, क्या बोलना है? सब जन बोलो बोलो, कंसिडरेशन प्री कंडीशन टू वेडिंग, बोलो एक बार वापस से। Precondition to wedding is a dowry, but a voluntary gift is not a dowry. Voluntary gift ये dowry नहीं होता। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये दूसरा एग्जांपल लिखिए नीचे, सेकंड वाला, सिचुएशन के बेसिस पे लॉ लाना। मेरे को 100 रुपीज डाउरी, नालायक, मेरे को 100 रुपीज डाउरी नहीं मिला था, मेरे को 100 रुपीज दिन का मिलता है, मैडम देती है, गरीब आदमी हूं मैं भाई। लिखा सबने? अरे पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ नाम लिखना है। तुम क्या पूरा छापने चले गए क्या? उसके नीचे मैं बोलूंगा वो लिखना। एज यू कैन सी, लॉ केम इन 1961। एज यू कैन सी, लॉ केम इन 1961। एज यू कैन सी, लॉ केम इन 1961, बट the concept of dowry was existing from the Castle Age. Castle Age मतलब राजाओं महाराजाओं का जमाना। concept of dowry was existing from the Castle Age or kingship फुल स्टॉप। किंगशिप, किंगशिप मतलब किंग का जहाज नहीं, या किंग का बकरा नहीं, किंग राजेशाही। कंसेप्ट ऑफ डाउरी वॉज एग्जिस्टिंग फ्रॉम किंगशिप, फुल स्टॉप। दैट मीन्स सिचुएशन ऑफ डाउरी एग्जिस्टेड, दैट मीन्स सिचुएशन ऑफ डाउरी एग्जिस्टेड, that means situation of dowry existed even before its law, that means situation of dowry existed even before its law, full stop। लिख लिया सबने? एक और एग्जांपल दो शानदार वाला, सिचुएशन के बेसिस पे लॉ। बहुत सा एग्जांपल है, आपको पता भी होगा क्योंकि आपने ये जिया है। भोपाल गैस ट्रेजेडी तो आपने जिया नहीं है,
ना ही आपने डाउरी जिया है। आपका जन्म कब हुआ सबका नियरली? 2003-4 में है ना? तो अभी तो तुमने ये देखा ही होगा नया वाला। ये कौन है पता है? कसाब सुना है? लड़कियों पता है क्या कौन है? नहीं सर, ये तो फोटो वोटो आते रहते हैं जीवन में। कौन है? लाइव स्ट्रीम वालों नालायक को जवाब दो मेरे को। कौन है ये? बादल बोल रहा है कसाब है। शानदार बेटा बादल। और किस किस को पता है ये कौन है? 2005-4-5 में पैदा हुए वो लोगो। अजमल कसाब। शानदार कसाब, बहुत बढ़िया। फटाफट आंसर दो जितने भी लोग हैं। चलो बहुत बढ़िया। ओके, कसाब तो पता ही होगा। कौन से हादसे में इन्वॉल्व था कसाब? ताजमहल नहीं रे भाई, ताजमहल अटैक बोल रहा है। वो उधर मुमताज को तकलीफ हो जाएगी जीवन के अंदर, कमर में हलचल हो जाएगी उधर। अरे कसाब वॉज इन्वॉल्व इन ताज होटल्स अटैक। ओबेरॉय और ताज होटल के ऊपर अटैक किया था। डेट कौन सा था? 26/11। कसाब रंगे हाथों पकड़ा गया था और इसको पकड़ते पकड़ते इन महाराष्ट्र पुलिस के कई सारे पुलिस ऑफिसर शहीद भी हुए। ठीक है, मतलब बहुत ब्रेवरी का काम किया था महाराष्ट्र पुलिस ने उस वक्त कि इसको रंगे हाथ पकड़ा था। मतलब ऑर्डर ये भी थे कि तुम इसको मार सकते हो, पर ये इन्होंने जानबूझ के, जो हमारा टेररिस्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम क्या है? रॉ नहीं, इंडिया के टेररिस्ट विंग का एक नाम है ना, सीबीआई नहीं, टेररिस्ट विंग का नहीं, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स। ठीक है, बेसिकली सो एंटी टेररिस्ट स्क्वाड्स ने ये बेसिकली डिमांड किया था कि अगर इसमें से किसी एक को जिंदा पकड़ सकते हैं तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल सकती है उनके सेंटर्स की, उनकी स्लीपिंग सेल की, उनके लोगों की जो इंडिया पे अगले टेरर अटैक प्लान कर रहे हैं। तो कई सारे लोगों ने खुद की जान देके इसको पकड़ा गया था। और इसको जब पकड़ा कसाब, अभी तो 26/11 के वक्त तो भैया टेररिज्म वाला चीज आ गया था, लॉ आ गया था 2002 में। और इसको जब पकड़ा तो इंडिया के हाथ में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हाथ आई थी। क्लियर है कंसेप्ट? और इसने कहते हैं मुंबई के रेलवे स्टेशन के ऊपर 200-300 लोगों को एवे ही फायरिंग करते हुए मौत के घाट उतार दिया। उसके ऊपर मूवी भी आया था, अगर आपने देखा होगा, 26/11 का मूवी भी आया था। बोलो हाँ है ना? सो ये चीज हुई थी इंडिया में। हालांकि उसके पहले इंडिया में लॉ आया था 2002 में। आपने एक और फोटो देखा होगा, ये वाला संजू बाबा। अभी तो आ रहे अधीरा करके KGF में आया ना, खतरनाक रोल दिया है संजू बाबा को। ये सर नो। अभी अगर आपने देखा होगा संजू बाबा को, तो संजू बाबा ने ऐसा कहता है 1993 बॉम्ब ब्लास्ट में संजू बाबा का हाथ था। बोलो हाँ है ना? और उसके खिलाफ डिसीजन आया था 2013 में सुप्रीम कोर्ट का, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि संजय दत्त का टेररिज्म एक्ट में तो हाथ नहीं है, पर आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट में उन्होंने AK-56 राइफल रखी, इसलिए उनका हाथ माना गया था। 2013 में डिसीजन आया था, 5 साल की उनको जेल हुई थी, जिसमें से 3 साल वो पैरोल के ऊपर थे नियरली, बाकी 1.5-2 साल उन्होंने जेल के अंदर काटे। ठीक है, तो ये सिचुएशन था। और जब उनको पूछा गया संजू बाबा को कि क्यों भाई तुमने क्यों AK-56 रखी, तो वो बोले मैंने सेल्फ डिफेंस के अंदर रखी थी। मानते हो तुम सेल्फ डिफेंस में AK-56? हाँ, कल जाके ये लड़की बोलेगी, क्या नाम है आपका? ऋतुजा बोलेगी मेरे को ना दुनिया से बहुत थ्रेट लगता है, ये लोग ईव टीजिंग वगैरह करते हैं। ऋतुजा ने ग्रेनेड लिए 5-6, बोले सेल्फ डिफेंस में 5-7 ग्रेनेड, एखादे ने छेड़ा बूम। तो ये सेल्फ डिफेंस में ये चलेगा? सेल्फ डिफेंस में आप राइफल रख सकते हो? नहीं रख सकते। आप सेल्फ डिफेंस में लाइसेंस्ड पिस्तौल रख सकते हो। और संजू बाबा का तो इशू भी नहीं था, उनके खुद के डैड सेलिब्रिटी थे, सुनील दत्त जी, है ना? वो तो हीरो वगैरह रह चुके हैं, तो उनको तो आराम से लाइसेंस मिल सकता था। तो बिना लाइसेंस, चलो तुम AK-56 भी रखो, पर अभी लाइसेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो संजू बाबा को आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के अंदर ये तकलीफ हुई थी। अब बेसिकली देखा जाए तो कसाब को टेररिज्म एक्ट 2002 में फांसी हुई, संजू बाबा आर्म्स एंड एम्युनिशन एक्ट के अंदर अलग से पकड़े गए। पर सर ये सवाल का जवाब नहीं मिलता कि 2002 में टेररिस्ट लॉ आया क्यों? आपको पता है इंडिया में ये लॉ आने के पहले 1985 में एक लॉ हुआ करता था, टाडा। ये देखो यहां पे नाम लिखा है, क्या नाम हुआ करता है बोले एक बार? टाडा। उसका लॉन्ग फॉर्म है टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, टाडा। ये 1985 में लॉ हुआ करता, 1985 से 95। जब इंडिया में 1993 का बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, जिसमें संजय दत्त इन्वॉल्व थे, दलाल स्ट्रीट के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, तो जब ये हुआ ना, टाइगर मेनन ने किया था बोलते हैं,
तो जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ ना, तब से लेके पार्लियामेंट के पीछे लोग पड़े हैं, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट से पीछे पड़े हैं कि टेररिज्म के लॉ चेंज करो, ये लॉ और सीवियर होने की जरूरत है, टेररिज्म के लॉ चेंज करो, ये लॉ और ताकतवर होने की जरूरत है, अभी टेररिज्म के लॉ चेंज करो, ये लॉ और खतरनाक होने की जरूरत है, टेररिस्ट मान नहीं रहे, बम पे बम फोड़े जा रहे, तुम इसलिए लॉज और चेंज करो और ताकतवर बनाओ। पार्लियामेंट में सब बैठे गधे घोड़े, हाँ ना, वो तो खुद के मर्जी से चल रहे थे, करेंगे आराम से, सब एकदम चिल मारते हुए खाना वाना खाते थे, नाश्ता वास्ता करते थे, पार्लियामेंट के सेशन में आते थे, टेबल बजाते थे, घर पे जाते थे। बोलो हाँ या ना। इन्होंने 93 से कुछ नहीं सुना भाई, 93 से 2000 तक की इनके कानों में जू नहीं रहेंगी, ठीक है, कुछ नहीं सुना। फिर 2001 में एक किस्सा हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, पार्लियामेंट पे अटैक हुआ था, पता है, सुना है आपने, है ना। 2001 में भाई साहब पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और इनके बाजू में बम फटा, इनके बाजू में बम फटा, और फिर वहां रिपोर्टर पहुंचे थे, ये बम कैसे फटा तो फिर वो इंटरव्यू नहीं आता कि बीच में कि बम पहले हमारे पास आए, फिर थोड़ा सा मुस्कुराए, फिर बोले मैं बम हूं, मैं फटलू हूं तो एक्चुअली पार्लियामेंट के साइड में बम फटा, और जब 2001 में पार्लियामेंट के साइड में बम फटा ना, तब इनकी नींद खुली। जब बम साइड में फटा तो इनकी फटी ये बोले भाई टेररिस्ट, कितनी, आप सोचो दुनिया में 205 कंट्रीज है भाई, 195 यूनाइटेड नेशन के हिसाब से, किसका ऐसा पार्लियामेंट है जिसके पार्लियामेंट में जाके बम फटा? भाई जहां लॉ बनता है वही बम फटा, जहां पंत प्रधान बैठते हैं वहां बम फटा, इतना सिक्योरिटी का लैक तुम्हारे लॉ के अंदर। अरे किसी देश के साथ नहीं हुआ होगा ऐसा, वो तुम व्हाइट हाउस के ऊपर अटैक करने जाओ जरा अमेरिका के अंदर, उसके 5 किलोमीटर के एरिया में अगर तुम्हारा एरोप्लेन घुस जाए तो पहले नीचे आ जाता है, वही शहीद कर दो, पूछते नहीं किसका एरोप्लेन है। व्हाइट हाउस अगर यूएस का देखे ना, 5 किलोमीटर के अंदर कोई पैसेंजर एरोप्लेन भी गलती से घुस जाए उसको उड़ा देते हैं उसको। समझ में आ रहा है? यहां तो लोग पार्लियामेंट में गाड़ी लेके आए, फायर वायर किया, 2 चाय सुट्टा मारा होगा साइड में बम फोड़ा, फिर मरे, ऐसा हाल था इनका। तो 2001 में जो इनके बाजू में बम फटा ना, इससे इनकी नींद खुली, नहीं बोले टेररिज्म का लॉ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हम क्या 10 साल से क्या कर रहे थे हम 10 साल से क्या चिल्ला रहे थे? टेररिज्म का लॉ स्ट्रांग होना चाहिए, यही बोल रहे थे। नहीं बोले, अब तुम सही बोल रहे हो। और फिर उन्होंने फास्ट ट्रैक मोड में एकदम इमरजेंसी में 2002 में टेररिज्म का नया लॉ बनाया। हिस्ट्री समझ रहे हो? सिचुएशन, ये अजीब सिचुएशन है। लोग मर रहे थे, खंडी के भाव में लोग मर रहे थे, 500 600 सैकड़ों में लोग मर रहे थे, तब इनको नहीं समझा लॉ चेंज करना चाहिए। जब साइड में बम फटा, अरे बाप रे ये तो यहां तक आ गए, अब बोले लॉ चेंज करते। ये तो है हमारा पार्लियामेंट भाई, क्लियर है कंसेप्ट? ये सुनो, ये हालत है हमारी। तो इस वजह से टेररिज्म का एक्ट आया है 2002 में, वो पार्लियामेंट के अटैक की वजह से आया था। हालांकि ये लॉ को 95 में ही आ जाना चाहिए था, 95 में ही इंप्लीमेंट होना चाहिए था, पर ये पार्लियामेंट के लोगों की वजह से क्या करे, जीवन में नहीं हो पाया। क्लियर है? तो ये चीज को याद रखना। तीसरा वाला एग्जांपल लिखना, ये लॉ का नाम लिख लो। थर्ड लॉ का नाम लिख लो। अरे यार, इधर का डन एवरीबॉडी? पक्का समझ में? उसके नीचे सेंटेंस लिखना। द लॉ अगेंस्ट टेररिज्म, the law against terrorism was required to be initiated after 93 blast itself, after 1993 blast itself,
आफ्टर 1993 ब्लास्ट इटसेल्फ, मतलब तभी हो जाना चाहिए था। फुल स्टॉप। But it was delayed over a period of time, and when attack on the parliament took place, then government and parliament initiated new law. Regarding terrorism. Government and the parliament initiated new law regarding terrorism in 2002. Full stop. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। सो ये 3 एग्जाम्पल हो गए, मैंने तीनों की तीनों लिखवा दिए। वैसे तो अभी हर लॉ का एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है, एवरी लॉ हैव दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल कि भैया सबसे पहले आपका सिचुएशन आता है और उसके बाद में लॉ आता है, ठीक है। हर लॉ का एग्जाम्पल हो सकता है, पर मेन हमने सिचुएशन बेस के 3 लॉ देख लिया। पहला कौन सा था बोला एक बार, भोपाल गैस लीक डिजास्टर प्रोसेसिंग ऑफ द क्लेम्स एक्ट। ईयर कौन सा था उसका, 1985। उसमें सिचुएशन कब बनी थी, 1984 में। उसके बाद में दूसरा वाला डाउरी तो राजा महाराजाओं से है, और उसका ईयर कौन सा है, 1961। और तीसरा ये प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्टिविटी 2002, इसका सिचुएशन कब बना, 2001 में। क्लियर है, 1993 ब्लास्ट, 2001 वाला ब्लास्ट, हाँ है ना, इस वजह से ये हुआ। यहां तक समझ में आया पक्का, बोलो ये सुनो। अब ओवरऑल मैं आपको एक ही चीज पूछना चाहता हूं कि अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके ऊपर लॉ डिपेंड करता है, ठीक है, जिसके ऊपर लॉ बेस करता है, जिसके ऊपर लॉ डिपेंड होता है। तो हमने सबसे पहला फैक्टर ऑलरेडी देखा था। सो व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन विच लॉ इज बेस्ड, अगर यह सवाल पूछा जाए तो हमने सबसे पहला फैक्टर ऑलरेडी देखा था। कौन सा था सबसे पहला फैक्टर, डैमेज। और डैमेज से हमको क्या चाहिए बोले एक बार, सेफ्टी। जोर से बोलो, डैमेज से क्या चाहिए, सेफ्टी। तो सबसे पहला लॉ बनाने का फैक्टर होता है सेफ्टी। सब जन बोलो कौन सा होता है, सेफ्टी। कि कोई भी लॉ अगर आप बना रहे हो तो आपको सबसे पहले क्या मिलना चाहिए बोले एक बार, सेफ्टी। सेफ्टी किससे, तो सेफ्टी भैया फायरिंग से, टेररिस्ट एक्टिविटी से, बॉम्ब ब्लास्ट से, है ना फूटे हुए बम से भी सेफ्टी चाहिए हमको, है ना। क्या फूटने तक के राह देखने वाले हो, ऑफ कोर्स सेफ्टी चाहिए इससे। दूसरा, सेफ्टी तो है कि भाई हर लॉ में सेफ्टी मिले, पर हमने ये भी देखा था कि ट्रैफिक कंट्रोल रेगुलेशन लॉ के अंदर हमारा समय भी सेव हो रहा था। तो सेफ्टी के साथ अगर थोड़ा एडवांटेज मिले, बेनिफिट मिले तो अच्छी बात है। देखो एक्सीडेंट ना होना ये सेफ्टी है, कि भाई हमारा एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए, माना ये सेफ्टी है। पर इसके साथ में अगर हमारा समय सेव हो रहा हो, जल्दी कहीं पहुंच पा रहे हो, फटाफट ट्रैफिक क्लियर हो रहा हो, अच्छे खासे हाईवेज मिल रहे हो, अच्छे खासे फ्लाईओवर मिल रहे हो। अभी वो चल रहा है ना समृद्धि महामार्ग का काम, सुना है आपने, समृद्धि महामार्ग का काम चल रहा है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का काम चल रहा है बड़े पैमाने पे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुना है, नहीं सुना? 4 कैपिटल सिटीज इंडिया की, 4 राजधानियां, देश की नेशनल राजधानी कौन सी, दिल्ली, कल्चरल राजधानी कोलकाता, फाइनेंशियल राजधानी मुंबई, एंड टेक्नोलॉजिकल राजधानी बैंगलोर, ठीक है, दैट इज चेन्नई। मतलब मेन राजधानी चेन्नई है, टेक्नोलॉजिकल में बैंगलोर और चेन्नई दोनों आते हैं। सो ये 4 राजधानियां जोड़ने के लिए गवर्नमेंट प्लान कर रहा है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, एक चौकोन बनाएंगे बोले चारों राजधानियों को जोड़ने के लिए। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ ना, जोर से बोलो यस सर, नो। सो अगर ये एग्जीक्यूट हो गया ना तो हमारा ट्रांसपोर्ट टाइम, हमारा ट्रेवल टाइम, हमारा फ्यूल कॉस्ट, अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहा है तो एनर्जी कॉस्ट, ह्यूमन रिसोर्स कॉस्ट, ये कितने बड़े लेवल पे कम हो जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। सो अगर सेफ्टी के साथ में थोड़ा थोड़ा लिटिल स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ वाला अगर बेनिफिट मिले तो अच्छी बात है या बुरी बात है, अच्छी बात है। सो हमें सेफ्टी के साथ चाहिए क्या बोले एक बार, उसे बेनिफिट। जोर से बोलो क्या चाहिए, बेनिफिट। समझ में आ रहा है, बेनिफिट से क्या हमें एक्सपेक्टेड। देखो इनकम टैक्स एक्ट भी आपने सुना होगा, इनकम टैक्स सुना है। इनकम टैक्स में पहले लोगों से पैसे लिए जाते हैं, इनकम टैक्स में लोगों से टैक्स लिया जाता है ना, अरे बोलो हाँ है ना।
आपको पता है उस टैक्स का सबसे पहला पोर्शन, समझो मैंने तुमसे इनकम टैक्स लिया, तुम देश की जनता हो, अगर हमने तुमसे टैक्स लिया, उस टैक्स का सबसे पहला पोर्शन यूज होता है इंडियन डिफेंस के लिए। इंडियन डिफेंस मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। हमें अगर कुछ एरोप्लेन्स वगैरह परचेस करने हैं, हमें अगर कोई टैंकर्स वगैरह परचेस करने हैं, अभी इंडिया ने एरोप्लेन्स परचेस किए थे, पता है कौन से? राफेल। कहां से परचेस किए? जर्मनी, फ्रांस, पेरिस सुना है? पेरिस, आईफेल टावर सुना है? बस वही कंट्री, सेम, ठीक है। वहां से हमने परचेस किए। क्या परचेस किए बोले एक बार? राफेल। राफेल बोले एक ऐसा विमान है कि अगर वो अपने फुल स्पीड के ऊपर चला जाए तो रडार सिस्टम भी उसको कैच नहीं कर सकता। इमेजिन करो, रडार सिस्टम कैच नहीं कर सकता ऐसा एरोप्लेन, और रडार जब तक कैच करेगा तब तक के अपन अंदर घुस के मार के बाहर आ चुके होंगे। तो ऐसे इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5-10 राफेल का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। तो सबसे पहला इनकम टैक्स का पोर्शन जो यूज होता है वो किस चीज के लिए यूज होता है? डिफेंस। डिफेंस मतलब सबसे पहले हमको क्या दिया जा रहा है बोले एक बार? सेफ्टी। सब जन बोलो क्या दिया जा रहा है? सेफ्टी। लाइव स्ट्रीम में भी सब जन कमेंट करेंगे, सबसे प्राइमरी चीज कौन सा बोले एक बार? सेफ्टी। अब वो राफेल के ऊपर पैसा जाने के बाद जो पैसा बचता है उससे आपके लिए ही एयरपोर्ट्स, एरोप्लेन्स, उससे आपके लिए ही ट्रेन्स, उससे आपके लिए ही बस सर्विसेज बनाई जाती है। बोलो हाँ है ना? आप अगर सोचो 100 साल पहले अगर बंदा सोचता कि मुझे पूना से दिल्ली जाना है, सवेरे जाना है और जल्दी वापस आना है, 100 साल क्यों, 50 साल पहले भी बंदा सोचता पुणे से दिल्ली जाना है और जल्दी वापस आना है, क्या यह हो सकता था? कभी नहीं हो सकता था, क्योंकि एरोप्लेन्स थे पर उतने बड़े पैमाने पे नहीं थे। अभी अगर तुम सोचो मैं सवेरे दिल्ली जाना चाहता हूं पुणे से और लगेज वापस आना चाहता हूं, उधर एक गर्लफ्रेंड है मेरी, उसको मिलके मस्त रोजेस देके मैं वापस आना चाहता हूं रोज डे पे, बोलो हाँ है ना? तो मुझे बताओ क्या आप आ सकते हो? इतने खुश क्यों हो रहे हो? तुम्हारी है, तुम सीए के बच्चे हो, तुम्हारी जीवन झंड है, तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तुम्हारा गर्लफ्रेंड भी बुक है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बुक ही है, क्लियर है। सो अगर तुम दिल्ली वापस जाके आना चाहते हो, जा सकते हो क्या? बोलो एक बार हाँ। ये क्यों होता है? क्योंकि गवर्नमेंट ने तुम्हारे लिए एयरपोर्ट बनाए। क्या तुमने एयरपोर्ट के लिए एक भी पैसा दिया? तुम सिर्फ एयरलाइन का टिकट देते हो, वो भी 2,500-3 हजार रुपए। समझ में आ रहा है? 2,500-3 हजार में बंदा जाता है, 2,500-3 हजार में वापस आता है। क्या तुमने पूरे एयरपोर्ट का खर्चा दिया है? नहीं। ये किसने और एयरपोर्ट बनने के बाद तुम एयरलाइन में चढ़े हो। ऐसा है क्या कि पहले एयरलाइन रोड पे उतर रही थी, तुम चढ़ना शुरू कर दिए, फिर उससे जो पैसा आया उससे एयरपोर्ट बनाया उन्होंने? ऐसा है क्या? पहले एयरपोर्ट था, मतलब गवर्नमेंट ने पहले उसके ऊपर पैसा लगा दिया था और उसके बाद में एयरलाइन आई, क्लियर है। दूसरा, ट्रेन स्टेशन, रेलवे, सब गरीब आदमी की सबसे अच्छी सुविधा। फटाफट कहीं पे जाना है, सो के जाओ, बैठते हुए जाओ, चकल्लस करते हुए जाओ, भीख मांगते हुए जाओ जीवन में, पर पहुंच तो जाते हो। हाँ, अरे कितने सारे लोग टिकट नहीं निकालते ना, भीख मांगने की एक्टिंग करते हैं जीवन में, देवा करके टिकट चेकर आता है, टिकट कहां दे भैया, तुम भी दे दो। बोलो हाँ है ना? और ऐसे ट्रेन से सफर कर लेते हैं, बोले ऐसा ना। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हम बोले तो ट्रेन उतना फास्ट नहीं है पर काम चलाऊ है। बस सर्विसेज, जहां ट्रेन नहीं जाती, प्लेन नहीं जाते। इंडिया के अभी भी इतने सारे गांव ऐसे हैं जहां ट्रेन नहीं है, जहां बस नहीं, जहां एरोप्लेन नहीं है, बट जहां गांव बिहड़ में बस सर्विसेज ही जाती है। मुझे बताओ, ये ट्रेन स्टेशन, ये बस स्टैंड, ये एरोप्लेन, ये हमने बनाए हैं क्या? नहीं, गवर्नमेंट ने ये मिलके सब लोगों के लिए बनाए हैं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? तो ये बेनिफिट हुआ है। ये क्या हुआ है? बेनिफिट। समझो ये तीनों नहीं होता तो तुमको तुम्हारी बस लेके जानी पड़ती थी, तुमको तुम्हारी ट्रेन लेके जानी पड़ती थी। कैसा लगता है लोग अपनी अपनी ट्रेन लेके जा रहे हैं? समझ में कितना ट्रैफिक होता है ना। ऐसे कोई लेके नहीं जाएगा, बोला लोग गाड़ी लेके जाएंगे, पर कहने का मकसद समझो तुम। क्लियर है कंसेप्ट सबको? ये सुनो। तीसरा वाला, चलो 2 पॉइंट्स तो हो गए, सबने कमेंट करना है। सबसे पहला कौन सा है बोले एक बार? सेफ्टी। दूसरा कौन सा है? बेनिफिट। लाइव स्ट्रीम वालों तुमने अगर सेफ्टी कमेंट किया होगा, बेनिफिट भी कमेंट कीजिए। मैं तो फेस टू फेस वालों से तो क्या बुलवा सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लाइव स्ट्रीम वालों से कौन बुलवाएगा ना, है ना? तो सब जन कमेंट करेंगे। जिसने कमेंट नहीं किया उसको अटेम्प्ट की कसम, सर ये कसम ना दो, तुम एक्स की दे दो, वाई की दे दो, ये सुनो, पर ये अटेम्प्ट की ना दो, एग्जाम की कसम तुमको। सबने कमेंट करना है जीवन, जितने लोग देख रहे हैं सबने, ठीक है। सो दूसरा क्या हो गया बोले एक बार? बेनिफिट। तीसरी चीज के ऊपर जाते हैं, थर्ड फैक्टर जिसके ऊपर लॉ डिपेंड है, नॉट। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है सेफ्टी बेनिफिट का, फायर फाइटिंग सिस्टम। फायर फाइटर सेफ्टी में भी काम में आते हैं। समझो कहीं आग लगी है, घर में लगी है, दुकान में लगी है, गांव में लगी है, दिल में लगी है। दिल की आग को ये नहीं बुझा सकते, ठीक है, पर घर में दुकान में अगर आग लगी है तो फायर फाइटर बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते? बोलो हाँ या ना? पर फायर फाइटर्स जब बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन होते हैं
या फिर बड़े बड़े वायरिंग सिस्टम करवाने होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या तो फिर आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जब बनती है, या फिर आपने कभी देखा होगा कि बेसिक अगर गवर्नमेंट कोई हाई राइज्ड प्लान बना रहे हैं, ठीक है, दही हंडी अगर चल रही है, जन्माष्टमी, तो उस वक्त भी फायर फाइटर्स यूज होते हैं बड़े बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, बड़े बड़े हाई राइज बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में। लोग अगर गवर्नमेंट के वायरिंग्स वगैरह करने हैं हाई लेवल पे, उसके लिए तो इसके लिए फायर फाइटर्स यूज होते हैं। तो फायर फाइटर्स इज एग्जांपल ऑफ सेफ्टी एज वेल एज क्या बोले एक बाजू से बेनिफिट। अब जाता है तीसरे इसके ऊपर, आपको सेफ्टी मिले, हर लॉ के अंदर सेफ्टी रहेगा बेनिफिट रहेगा, आपको सेफ्टी मिले, आपको बेनिफिट मिले, पर ये आपके कॉस्ट पे मिलना चाहिए किसी और के कॉस्ट पे? किसी और के कॉस्ट पे ना। वाह 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 वाह, सर मेरे को सेफ्टी चाहिए, मेरे को बेनिफिट चाहिए, पैसा वो देगा। किसी और के कॉस्ट पे या तुम्हारे कॉस्ट पे? बोलो, दोनों नहीं, तुम्हारी सेफ्टी तुम्हारी बेनिफिट तुम्हारे कॉस्ट पे, ठीक है। अगर तुमने बोला ना किसी और के कॉस्ट पे मिलना चाहिए, तो लोग आएंगे चोरी करेंगे, तुमसे कॉस्ट लेंगे और खुद का बेनिफिट करवा लेंगे, पुलिस पीछे पड़ जाएगी। कंसेप्ट समझ में आया? यहां तो भी लेडी पुलिस पीछे पड़ी है, तुम्हारे पीछे वो मोटा सा जेंट्स पुलिस पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो ये चीज को तुमने याद रखना। सो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। एक बार सब जन बोलो, क्या बोलना है? नॉट एट द कॉस्ट। ठीक है, लाइव स्ट्रीम वाले भी एक बार कमेंट करना, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। क्लियर? इसका मतलब क्या है? तुम्हें सेफ्टी मिले, तुम्हारे बेनिफिट मिले तुम्हारे कॉस्ट पे। किसके कॉस्ट पे बोले एक बार? तुम्हारे। एक एग्जांपल लेते, छोटा सा, लिटिल। तुम सीए करने आए हो, बोलो हाँ है ना? क्यों करने आए हो सीए में, जो भी फील्ड में लाइव स्ट्रीम वाले आए हैं या जीडीपीडी वाले, क्यों करने आए हो सीए? पर तुम्हारा सपना होगा ना, हर प्रोफेशनल कोर्स करने वाले बंदे का सपना होता है कि मेरा एक छोटा सा बंगला हो, मेरी एक छोटी सी गाड़ी हो। बोलो हाँ है ना? तो समझो अभी है 2022, अगले 5 साल में तुम सीए बन जाओगे, तो 2027 में तुम्हारे नाम के पहले लग गया सीए। आई ब्लेस यू, तथास्तु। ठीक है, कि तुम्हारे नाम के पहले लग गया सीए और तुमने एक छोटा सा बंगला लिया 15-20 BHK। हर लिया तुमने, हर रोज बोले अलग अलग बेडरूम में सोऊंगा। सब तुमने एक छोटा सा बंगला लिया 15-20 BHK और तुमने एक छोटी सी गाड़ी ली। अब घर में रहना सीखना नहीं पड़ता, बचपन से ही घर में रह रहे, पर गाड़ी चलाना तो सीखना पड़ता है ना। तो तुम क्या डायरेक्ट मर्सिडीज लोगे? नहीं, मैं इसी के ऊपर सीखूंगा। ऑफ कोर्स नॉट। तो तुमने ली भाई नैनो कार। कौन सी कार ली तुमने? नैनो। एकदम चिली रेड कलर की नैनो कार ली तुमने, चिली रेड की 4 सिग्नल दूर से दिख जाए लोगों को। ठीक है, तो तुमने नैनो कार ली। नैनो कार, अरे भाई गाड़ी सीखने के लिए सबसे बेस्ट नैनो कार, कितनी भी ठोको 1.5-2 लाख का खर्चा, पूरी गाड़ी ठोक दो तो भी 2 लाख का खर्चा। क्लियर है? बोलो हाँ है ना? तो तुमने नैनो कार ली और तुम बोले आज कार मेरी दिन मेरा, और तुमने भाई शोरूम फोड़ के कार बाहर निकाली। ठीक है, एक्सीलरेटर पे जो पैर लगाया वो तुमने निकालने का नाम ही नहीं लिया। गाड़ी मस्त भागना शुरू हुई, तुमने पूरी विंडो के नीचे कर दी, लेट एयर फोर्स कम इन, है ना? मस्त हवा लग रही थी तुमको, फुल स्पीड में गाड़ी चला रहे थे, एकदम जोर, हम नैनो की स्पीड क्या 60-70 जो भी, हाँ। सो फुल स्पीड में तुम गाड़ी चला रहे थे, हवा लग रही थी, मजा आ रहा था, सीट बेल्ट खुद ने बांधा था नहीं बांधा था, खुद के मर्जी पे चल रहा था। ट्रैफिक पुलिस वाले सीसीटीवी ने 5-10 फोटो खींच लिए तुम्हारे, जितना कार था उतने का तो उन्होंने चालान लगा दिया तुम्हारे ऊपर, है ना? फिर भी तुम मानने को रेडी नहीं जीवन के अंदर। बोलो यस और नो? और उसके बाद में तुमने देखा कि एक आगे चौक आया है, चौक में एक सिग्नल है और वो सिग्नल लाल है। तुमने सोचा कार मेरी दिन मेरा, और ऊपर से सिग्नल का कलर और कार का कलर मैच कर रहा है, तो तुमने सोचा कोई मानने की जरूरत नहीं है सिग्नल, तुमने फुल एक्सीलरेटर पे डबल पैर मारा, दोनों पैर एक्सीलरेटर पे रख दिए और तुमने सिग्नल तोड़ दिया। जैसे ही तुमने सिग्नल तोड़ा, सामने से एक मस्त नवी नवेली कोरी करकरी गरम गरम कवली कवली BMW 7 सीरीज आई। कौन सी कार आई? BMW 7 सीरीज। ऐसी एकदम मस्त प्यार से एकदम ऐसे सामने आई, तुम तो फुल स्पीड में थे, तो तुमने जाके उसको ठोक दी बीच चौक में। इमेजिन करो, BMW 7 सीरीज नैनो, विशाम, समझ रहे हो? BMW 7 सीरीज का टायर विद इट्स एक्सेल आता है 1,75,000 रुपए का, जिसमें पूरी की पूरी नैनो आ जाएगी। बोलो है ना? तुमने उसका बोनट टायर सब ठोक डाला, सिर्फ आदमी अंदर जिंदा बचा। ठीक है, वो आदमी बाहर निकला कार खोल के,
तुम फिर भी अंदर ही बैठे रहे। तुम बोले मैं नहीं आऊंगा, ठीक है। उसने दरवाजा ठोका तुम्हारा, तुम बोले जो बात करनी है दूर से करो। उसने खिड़की से तुमको खींच के बाहर निकाला, उसने पूछा ये क्या किया, तुम बोला ड्राइविंग सीख रहा था मैं तो। वो बोले ऐसे कौन ड्राइविंग सीखता है जीवन में, पूरी कार ठोक दी, 5 लाख रुपए दे, जल्दी चल 5 लाख रुपए दे। तो उन्होंने बोला पागल है, ये कार रख रहे पूरी की पूरी पूरी कार रख ले मेरे भाई, 5 लाख नहीं है, कार लेके जा नानो। बोले सर नो। अब मुझे एक बात बताओ, तुमने फुल स्पीड में गाड़ी भगाई, तुमको मजा आ रहा था, तुम्हारा बेनिफिट। तुमको एयरफोर्स लग रहा था सभी साइड से, तुम्हारा बेनिफिट। तुमने सीट बेल्ट बांधा, तुम्हारी सेफ्टी। पर तुम्हारी ये मजे का खामियाजा किसको भुगतना पड़ा? BMW 7 सीरीज वाले को। बोलो हाँ या ना? तो तुम्हारी सेफ्टी, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट में लिखा है, बोले रेड सिग्नल मतलब चुपचाप रुक जाओ, बिकॉज इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। दूसरे के कॉस्ट पे तुमको फायदा नहीं होना चाहिए। तुमने सिग्नल तोड़ा, तुमने फायदा खुद का देखा, तुमने खुद का समय बचाने का देखा, पर कॉस्ट लग गई BMW वाले को। तुमने तुम्हारा मजा देखा, पर कॉस्ट लग गई BMW वाले को। वो तो नसीब निपट नहीं गया BMW वाला, नहीं तो उसको तो जान से कॉस्ट देनी पड़ती थी। बोलो हाँ या ना? यस और नो? आइडिया क्लियर है? तो नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर तीसरा वाला रूल है। कौन सा? तीसरा। पहला कौन सा है? सेफ्टी। दूसरा कौन सा है? तीसरा कौन सा है? नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर। यहां तक आइडिया क्लियर है सबको? पक्का समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। सबसे आखिरी फैक्टर के ऊपर जाते, 4 फैक्टर है भाई, आखिरी फैक्टर के ऊपर मैं जा रहा हूं। 4th फैक्टर का नाम है इथिक्स। एक बार सब जन बोलो, क्या है? बोलो एक बार, एथिक्स। एथिक्स मतलब क्या होता है? व्हाट इज एथिक्स? सर उसूल, आदर्श। उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, मूवी वही देखते हो जीवन में? उफ तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, इनसे 2 वक्त की रोटी भी नहीं गूंद के बनाई जा सकती। पुरानी मूवीज देखे हो जीवन में कभी? क्या देखे हो? होमवर्क आज का जाके देख के आना, ठीक है? यूट्यूब के ऊपर तुम्हारे उसूल, तुम्हारे आदर्श, ठीक है? सो क्या होता है इथिक्स, बता सकते हो मुझे? अनुशासन, परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन नहीं है। उसूल आदर्श क्या होता है? एनीवन बताओ सर? इथिक्स मतलब सर इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू डिफाइन सर, है ना? समझने के लिए आसान है सर, बता नहीं सकते। पर आप में से कोई ऐसा है जिसको इथिक्स पता ही नहीं है? पता तो होगा अंदर कि इथिक्स क्या होता है, ये तो पता होगा ना, भले डेफिनेशन नहीं, पर ये तो पता होगा कि इथिक्स क्या है, कि ये सही है गलत है, ये तो पता होगा। घर वालों ने सिखाया होगा ना बचपन से। तुमने बचपन में चींटी को मारा होगा, चींटी को टुचुक, मम्मी बोली होगी ए बेटा ऐसा नहीं करते, वो उसको भी जान है। तुम बोले हाँ मम्मी टुचुक। मम्मी बोले पागल हो गया बच्चा। मम्मी नहीं मम्मी टुचुक। बोलो फिर जाके तुम बड़े हुए, अभी तुम देखो, अभी तुमको चींटी वीटी दिखती है, तुम ट्राई कर रहने यार। अगर तुमको ऐसा दिखता भी है छोटे मोटे प्राणी को तकलीफ हो रही है, थोड़ा सा दिल हल्का, थोड़ा सा ऐसा कमजोर दिल वाला, तो उसको हेल्प कर देगा। कुत्ता कहीं फंसा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना? तो लोग सोशली हेल्प करते हैं नहीं करते? बोले ऐसा नो, इंसान छोड़ के सबकी हेल्प करते हो तुम, है? सो बेसिकली देखा जाए तो यही तो इथिक्स है। तुम्हारे घर के अंदर रूल चलते होंगे, 7 च्या आत घरात, 9 च्या आत घरात। कितने बजे का रूल है तुम्हारे यहाँ पे? 11? ये रूल है या लिबरेशन है? रूल है, सहूलियत देके रखिए, 11 बजे घर पे आना है। और कितने बजे का रूल? लड़की हो? हाँ 9 o'clock, हाँ 7 o'clock ना? इधर पीछे वाले लड़के 7 o'clock, 7 o'clock का रूल है? क्या मजाक कर रहे हो सच्ची? 8 o'clock का? हाँ कोई रूल ही नहीं है सर। रात भर घर के बाहर कोई पूछता नहीं है सर मेरे को घर में कोई भाई वगैरह है तुम्हारा? हाँ इसलिए छोड़ दिया तुमको है बड़ा भाई बोले इसको छोड़ दो। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सर लाइव स्ट्रीम वाले तुम्हारा भी बताओ टाइमिंग क्या है? प्रिया गुप्ता बोल रही है सर 6 बजे का ही है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। तो तुम्हारे दुख में मेरा बहुत ज्यादा कंडोलेंसेस प्रिया बेटा, क्या करे जीवन में। सर तुम्हारी भी बताओ जरा टाइमिंग, लाइव स्ट्रीम वालों कब कब जाते हो? 1 बजे रात को? नालायक के कोई रूल है? ये कौन से घर का रूल है? रहते क्या हो? 24/7 घर पे ही रहना पड़ता है बोले सर। चलो बहुत बढ़िया, शानदार। सो हर घर का एक रूल होता है।
कि भैया 7-8 बजे घर पे आ जाओ, दोपहर को 12-1 बजे खाना खा लो, सवेरे 8 बजे नाश्ता कर लो, इस दिन पूजा है तो पूजा में रहना ही पड़ेगा। सो ये घर के रूल होते हैं, पर ये रूल्स है। मैं पूछ रहा हूं इथिक्स क्या है। बहुत सारे बच्चे मोरल और इथिक्स को कंफ्यूज कर लेते हैं। मोरल मतलब जो आपके घर पे आपको सिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल हिंदू फैमिली है, हिंदू फैमिली में सिखाया गया कि सवेरे पूजा करना, संध्या को पूजा करना, बात खत्म। मुस्लिम फैमिली है तो उनको सिखाया जाता है 5 वक्त का नमाज पढ़ना। क्रिश्चियन फैमिली तो सिखाया जाता है प्रेयर करना भाई 2-3 बार दिन में। ये मॉरल्स हुए। मॉरल्स आपके सोसाइटी, आपकी फैमिली, आपका खानदान इसके हिसाब से चेंज होते हैं, पर इथिक्स ये आपके खानदान, आपकी सोसाइटी, आपके फैमिली के हिसाब से चेंज नहीं होते। चींटी को मारना हिंदू में भी गलत है, मुस्लिम में भी गलत है, क्रिश्चियन में भी गलत है। क्लियर है? आदमी को मारना भी तीनों जगह पे गलत है। तीनों में लिखा हुआ है कि ये चीजें नहीं कर सकते। ये इथिक्स है। तो क्या है इथिक्स? बेसिक मैनर शुड बी फॉलोड बाय एवरीवन। मैनर्स को इथिक्स बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल तुम होटल में खाना खाने गए, 5 स्टार होटल में खाना खाने गए, और तुम मस्त मांडी डाल के नीचे बैठ गए, क्या वो इथिक्स है? पर वो मैनर्स है। वो तो मैनर्स है ना कि 5 स्टार होटल में नीचे पालखट मान के झुनका भाकरी नहीं मांगना चाहिए, ये वड़ा पाव ला रहे ये मैनर्स है ना। पर क्या इथिक्स है? समझो कोई गरीब आदमी है जिसने बचपन से अमीरियत देखी ही नहीं, उसको कोई 5 स्टार होटल में गलती से लेके चला गया, वो बैठा नीचे और उसने वड़ा पाव मांगा, उसके लिए तो इथिकल है वो, भले मैनरफुल ना रहे पर इथिकल तो है। कोई गरीब बच्चा है, अनाथ है, ठीक है, वो अनाथ वहां पे चला गया, उसने नीचे बैठ के वड़ा पाव मांग लिया, क्या गलत बात है? अच्छा, चोरी करना इथिकल है या अनइथिकल है? पर वही अगर एक अनाथ बच्चा है, दिन भर से भूखा है, खाने को कोई कुछ नहीं दे रहा, किसी से भीख नहीं मांग रही, और हाँ, इथिक्स इज सिचुएशन बेस्ड। एक मस्त एग्जांपल दो इथिक्स का, सुनोगे? पार्टी वार्टी किए हो अभी? 11वीं 12वीं का एग्जाम देके पार्टी वार्टी किए होंगे तुम? पार्टी करते हो कभी जीवन में? डांस वांस क्लब में डांस वांस करने गए, ऐसा हुआ कभी तुम्हारे साथ में? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी तो कोई बात नहीं, इधर जाना भी नहीं चाहिए, बुरी चीज होती है जीवन में। मैं यही करवा देता हूं तुम्हारी पार्टी, ये लो पार्टी, ठीक है, डांस करना शुरू कर दो, ठीक है, लेट्स गो। समझो तुम 11वीं 12वीं का तुम्हारा रिजल्ट, चलो 11वीं क्या फाउंडेशन का तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम पास हो गए। सर आज तुम बहुत सपने दिखा रहे हो मैं समझो तुम्हारा फाउंडेशन का रिजल्ट हो गया और तुम पास हो गए, जरूर होंगे, और तुम पार्टी करने चले गए ऐसे ही एक क्लब में। अब घर वाले भी क्या बोलेंगे? घर वाले थोड़ी ना बोलेंगे मत जा करके, तुमने फाउंडेशन पास किया है, हक से बोलना मम्मी आज जा रहा हूं क्लब में, वापस जरूर आऊंगा, टेंशन ना लो ठीक है। सो तुम क्लब में करेगा और वहां पे लोग डांस वांस करने लग गए। तुम दारू वारू तो पीते नहीं थे, ठीक है, सिगरेट वगैरह तुम ओढ़ते नहीं, ड्रग्स वग्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। किसी को शौक नहीं है ना? पक्का कंफर्म? हाँ, तो तुम ऐसा इसमें से कुछ भी नहीं करते थे, ठीक है, पर तुम डांस ही ऐसा करते थे जिससे सबको लगता था कि तुम नशे करके ही कर रहे हो। तो अभी तुम्हारा डांस मतलब गणपति डांस ना, तो जब तुम डांस करने लगे लोगों को लगा तुम नशे करके कर रहे हो। तो समझो तुम पब के अंदर डांस कर रहे हो और एक आदमी ऐसे दूर बैठा है, एकदम दूर, और तुमको देखे जा रहा है, गुस्से से देख रहा है। क्यों? तुम्हारा डांस ही ऐसा होगा। उसको लग रहा, उसको बिल्कुल पार्टी में मजा नहीं आ रहा था और तुमको बहुत ही मजा आ रहा था, तो तुमको गुस्से से देख रहा था। तुम्हें नहीं पता क्यों, तुम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो तुमको जानते नहीं, पहचानते नहीं, इसके पहले मिले नहीं, पर वो तुमको गुस्से से देख रहा है। तुम डांस कर रहे हो, तुम्हारी नजर गई, आदमी गुस्से से देख रहा है, तुम बोले हाँ? तुम और जोर से डांस करना शुरू किया। फिर वो आदमी थोड़ी देर बाद उठा, उसने एक बोतल उठाई, तुम्हारा डांस थोड़ा स्लो हो गया। उसने वो बोतल फोड़ी, तुम्हारा डांस और स्लो हो गया। और वो आदमी ने फोड़ी हुई बोतल लेके तुम्हारी तरफ भागना शुरू कर दिया। तो मुझे बताओ, रीजन पता हो ना पता हो, अपोजिट डायरेक्शन में भागोगे नहीं भागोगे? बोलो आया ना। तो तुम अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर दिए, तुम आगे, आदमी पीछे, तुम आगे, टू मच फन है ना? और तुम राउंड राउंड भागना शुरू कर दिए, पता नहीं क्यों भाग रहे हो। तुम थोड़ी देर भागे, तुमने सोचा ये आदमी मेरे तरफ क्यों भाग रहा है, तुमको गुस्सा आया, तुम रुके, तुमने साइड से 2 बोतल उठाई, उससे एक ज्यादा, तुमने उसके सामने ही पुड़िया डिशा और तुम उसके तरफ पलटे, तुमने उसको बोला अब दिखाता हूं तेरे को। बोलो हाँ है ना? देखो 2 सिचुएशन है भाई। पहले केस में वो आदमी को मजा नहीं आ रहा था, तुम्हें बहुत मजा आ रहा था, इसलिए कि उस आदमी ने तुमको बोतल दे मारी खचाक।
तुम निपट गए। मुझे बताओ, उसने मजे मजे में तुम्हें बॉटल दे मारी, इथिकल है या अनइथिकल है? अनइथिकल है। अच्छा तुम तो मर गए, तुम्हारा छोड़ा, आजू बाजू के लोग क्या बोलेंगे अगर उसने मजे मजे में तुमको बॉटल दे मारी? इथिकल है अनइथिकल है? सब जन बोलो, इथिकल है अनइथिकल है? अनइथिकल है। वही दूसरे केस में उसने तुम्हें एक बॉटल मारने के पहले तुमने उसको 2 दे मारी, सेल्फ डिफेंस में। उसने तुमने 2 मारी उसको, सिर पे फोड़ी, एक पेट पे डाली, ठीक है। अब मुझे तो सेल्फ डिफेंस में अगर तुमने उसको 2 बॉटल दे मारी, इथिकल है अनइथिकल है? वाह, मतलब तुम मारो इथिकल हो गया, तुम करो रासलीला, वो करे कैरेक्टर ढीला है। सेल्फ डिफेंस में मारी। अच्छा तुमने मारी है, तुम्हें कौन पूछेगा? आजू बाजू वाले लोगों को अगर बोला कि भाई इसने सेल्फ डिफेंस में बॉटल मारी, लोग क्या बोलेंगे? इथिकल है अनइथिकल है? इथिकली बोलेंगे। देखो, मारने का तरीका एक, मारने की जगह एक, मारने वाली सिचुएशन एक, देखने वाले लोग ही एक, बॉटल जो फोड़ी शायद हो सकती है एक ही ब्रांड की हो पर दोनों के सिचुएशन का एनालिसिस अलग है। एक ने मजे मजे का सिचुएशन का एनालिसिस लेके मारा और एक ने सेल्फ डिफेंस में मारा। जिसने सेल्फ डिफेंस में मारा वो इथिकल हो गया, जिसमें मजे मजे में मारा वो अनएथिकल। ये होता है एथिक्स। धर्मः, भगवत गीता में लिखा है, धर्मः मतिभ्यः उद्घृतः। धर्म मति से जन्म लेता है। धर्म मतलब इथिक्स, मति मतलब दिमाग। आपका इथिक्स आपके दिमाग से जन्म लेगा, क्योंकि दिमाग सिचुएशन का एनालिसिस करता है। दिमाग का एनालिसिस करता है? सिचुएशन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? यह है आपका चौथा फैक्टर फॉर क्रिएशन ऑफ द लॉ। दैट इज कौन सा? बोले एक बार, एथिक्स। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? जोर से बोले, यस और नो। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें से कौन से फैक्टर लॉ में लिखना जरूरी है? क्या सेफ्टी हर लॉ में लिखना जरूरी है क्या, कि ये लॉ में सेफ्टी क्या होना चाहिए? सेफ्टी के लिए बना है, पर लिखना जरूरी है क्या, ये पूछ रहा हूं मैं। क्या ये लिखना चाहिए कि ये लॉ में सेफ्टी क्या रहेगी, हम किस चीज से आपको सेफ रख रहे हैं, ये लिखना चाहिए क्या लॉ में? लिखना चाहिए। ट्रैफिक कंट्रोल एक्ट में यही नहीं लिखा कि हम आपको किससे सेफ रख रहे हैं, तो कैसे पता चलेगा? तुमको बोला सिग्नल फॉलो करो, पर यही नहीं बोला क्यों फॉलो करो, कैसे पता चलेगा? टेररिज्म एक्ट में बोला टेररिस्ट को पकड़ाओ, यही नहीं बोला क्यों पकड़ाओ, तो कैसे पता चलेगा? दूसरा बेनिफिट लिखना चाहिए क्या, कि तुमको क्या बेनिफिट मिलने वाला है इस लॉ में, लिखना। तो याद रखना, सेफ्टी, भाई साहब, सेफ्टी एंड बेनिफिट, ये दोनों के दोनों हर लॉ में लिखने पड़ते हैं। सेफ्टी और बेनिफिट, इसको क्या हो गया, हाँ, ये दोनों के दोनों हर लॉ में लिखने पड़ते हैं। इट इज नीड टू बी रिटन। इट इज नीड टू बी, क्या बोले एक बार, रिटन। लिखना ही है, हर लॉ में लिखना पड़ता है सेफ्टी और बेनिफिट क्या है। अच्छा, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स एंड इथिक्स लिखना पड़ेगा क्या? इस लॉ में तुम्हें बेनिफिट मिल रहा है, ये क्या लिखना पड़ेगा क्या? नहीं, तुम्हारे कॉस्ट पे मिलना अज्यूम्ड है। तुम्हें बेनिफिट है तुम्हारे कॉस्ट पे, तुम्हें अगर अच्छी चीज मिल रही है तुम्हारे कॉस्ट पे मिलनी चाहिए, ये तो अज्यूम्ड रहेगा ना लॉ के अंदर। बोलो हाँ या ना? और इथिक्स, इथिक्स तो लिखना ही नहीं चाहिए। क्या ऐसा लिखेंगे कि लॉ शुरू किया, दिस लॉ इज वेरी इथिकल, ऐसा लिखेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। लॉ बन रहा है मतलब इथिकल है ना भाई। आप लॉ बना क्यों रहे हो, क्यों बना रहे हो लॉ? क्योंकि आपको इथिक्स फॉलो करने हैं, तो आप लॉ बना रहे हो मतलब इथिकल ही होना चाहिए ना। तो ये चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, नीड नॉट बी रिटन। तो ये चीज को आपने याद रखना, हर लॉ के अंदर सेफ्टी और बेनिफिट लिखना पड़ता है, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर, और इथिक्स लिखने की जरूरत, सब जन बोलो, लिखने की जरूरत। कंसेप्ट समझ में आया क्या कह रहा हूं? जोर से बोलो यस और नो। आइडिया पक्का क्लियर है मैं क्या कह रहा हूं? चलो मैं चाहूंगा इसको लिख के रखो। पहला क्वेश्चन कौन सा लिखोगे? जो इमोजी में था वो भी चाहिए तो दिखाता हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, लिख लो। समझ में आया क्या लाइव स्ट्रीम वालों को? फटाफट बताइएगा प्लीज। कृपया सब लोग कमेंट करके बताएं लाइव स्ट्रीम में, कंसेप्ट समझ में आया क्या प्लीज एवरीबॉडी?
चलो क्वेश्चन लिख लिया सबने। ये क्वेश्चन लिखने के बाद ये 4 फैक्टर्स लिख रखना, क्लिक के रखना। वो एरोप्लेन वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ नीड टू बी रिटन एंड नीड नॉट बी रिटन ये भी लिख के रखना, ठीक है। लाइव स्ट्रीम में किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए फटाफट। चलो डन। सो यहां पे हमारा फैक्टर्स ऑफ द लॉ यहां पे खत्म होता है। क्लियर है कंसेप्ट सबको? हाँ है ना, समझ में आया पक्का क्या कह रहा हूं? अब इसके ऊपर का एनालिसिस हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है, कि फैक्टर्स ऑफ लॉ कैसे देखना है, फिर हम जाएंगे लॉ कैसे पास करते हैं, फिर लॉ के फैक्टर्स, बहुत सारी चीजें बाकी है, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है आज के लेक्चर के अंदर फेस टू फेस में? ओके, लाइव स्ट्रीम में कृपया एक बार पूछ लीजिए अगर होगा तो। एक्ट बेटा स्टार्ट होंगे लॉ के बेसिक्स खत्म होने के बाद, ठीक है। नियरली 4-5 में से हम एक्ट की शुरुआत करेंगे, सभी बेसिक्स एक बार क्लियर हो जाते हैं उसके बाद, क्योंकि ये चीजें भी जरूरी है। आप देखना इसके पहले आपने लॉस पढ़े होंगे पर ये चीजें आपको आइडिया नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि ये चीजें कहां से आई है या क्यों आई है। ये तो कभी आपने देखा ही नहीं होगा कि कोई लॉ बनाते वक्त 4 फैक्टर्स क्यों इंपॉर्टेंट है, पर अपन ने प्रूव करके दिखाए हैं लॉजिकली कि सेफ्टी क्यों जरूरी है, बेनिफिट क्यों जरूरी है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर इथिक्स क्यों जरूरी है, तो अपन ये प्रूव कर रहे हैं। क्लियर है कंसेप्ट? तो सभी बेसिक खत्म होने के बाद ही लॉ पढ़ा जा सकता है। नहीं तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हारा बेसिक क्लियर नहीं होगा, जितना बड़ा बेस, जितना स्ट्रॉन्ग बेस, उतनी बड़ी ऊंची बिल्डिंग बन सकती है, ठीक है। और लॉ तुम्हें सिर्फ यहां फाउंडेशन नहीं, तुम्हें फाइनल लेवल तक के लॉ पढ़ने हैं, सीए फाइनल लेवल तक के। अगर मैं बेस ही यहां पे खराब कर दूंगा तो क्या फायदा जीवन में? समझ में आ रहा है? तो बेसिक के ऊपर अच्छा खासा समय जाएगा, फिर उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है? चलो आज के लिए हम काफी करते हैं लाइव स्ट्रीम वालों। दिस इज ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे। गुड डे, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, सबा खैर, दसवानिया, अलविदा, बाय बाय बेटा।